पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी प्लेटो के साम्यवाद की योजना के विषय में। दो तरह के साम्यवाद की चर्चा की उसने। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरे पत्नियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत उसने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति की मनाही की, जबकि परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत उसने संरक्षक वर्ग के लिए ही निजी परिवार रखने का निषेध किया। और ये दोनों योजनाएं उसने दी ही नहीं, सुझाई ही नहीं, बल्कि उन योजनाओं के समर्थन में तर्क भी दिया। संपत्ति के साम्यवाद के विषय में उसने जो तर्क दिए उसको आप देख चुके हैं पिछली क्लास में। अब ये देखना है कि संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की जो मनाही उसके द्वारा की गई उसके पीछे उसके क्या तर्क हैं, यानी वो क्यों संरक्षक वर्ग के लिए निजी परिवार रखने की मनाही करता है। तो सबसे पहले तो उसका तर्क है कि परिवार भी संपत्ति की तरह ही मोह का कारण है, माया का कारण है। इसलिए शासक वर्ग अपने कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि उसके लिए उसे निजी परिवार से ही वंचित कर दिया जाए। अल्टीमेटली व्यक्ति बुरे मार्ग को अपनाता है, वो भी अपने परिवार के लिए। आपने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी कि कैसे वाल्मीकि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लुटेरे का जीवन जीते थे। तो ये जो बाधा है परिवार की, इस बाधा को दूर करना चाहता है प्लेटो। किस लिए? ताकि शासक वर्ग निर्बाध होकर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी पारिवारिक चिंता के निश्चिंत रहते हुए शासन कार्य में अपना पूरा पूरा ध्यान दे सके। इसलिए उसने निजी परिवार रखने पर प्रतिबंध लगाया, शासक के ऊपर, संरक्षक वर्ग के ऊपर। और अस्थायी वैवाहिक संबंधों की योजना प्रस्तुत की। आप देख चुके हैं कि वो कहता है कि कैसे शासक वर्ग के स्त्रियों पुरुषों के मध्य अस्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे और उन वैवाहिक संबंधों से जो संतानें उत्पन्न होंगी उनका भरण पोषण राजकीय धाय गृहों में होगा। परिवार के साम्यवाद के पीछे उसका दूसरा जो तर्क है वो ये है कि ये व्यवस्था न केवल शासकों को पथभ्रष्ट करने से रोकेगी, बल्कि स्त्रियों की मुक्ति और समान अधिकार के लिए भी ये योजना उपयोगी है। कैसे? वो कहता है कि शासक वर्ग के अंदर केवल पुरुष ही नहीं होंगे, बल्कि स्त्रियां भी होंगी। अगर उनमें विवेक गुण की प्रधानता है तो स्त्रियां भी शासक वर्ग में शामिल हो सकती हैं, उसका चयन कर सकती हैं। लेकिन स्त्रियों के साथ दिक्कत क्या है? जैसी पारंपरिक व्यवस्था रही है पूरी दुनिया में श्रम विभाजन की, उसके अंतर्गत क्या माना गया कि स्त्री का कामकाज, उसका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य के, वो घर है। उसे घर गृहस्थी की देखभाल करनी चाहिए और बाहर के कार्य पुरुष करेंगे। आजीविका अर्जन हेतु जो भी कार्य किए जाएंगे वो पुरुषों के द्वारा किए जाएंगे। ये पारंपरिक श्रम विभाजन किसी न किसी रूप में दुनिया के हर देश में रहा है, जो लिंग पर आधारित रहा है। हालांकि इस विभाजन में बहुत सारी
त्रुटियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ। इस पर कभी बाद में चर्चा होगी। प्लेटो के समय में भी ये श्रम विभाजन था, ऐसा ही श्रम विभाजन था, और उसमें वो महसूस कर रहा था कि यूनान की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो प्रतिभा संपन्न स्त्रियां हैं उनकी प्रतिभा बर्बाद हो रही है घर की चार दीवारी के भीतर। चूल्हे चौके में उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। भले ही उनके अंदर विवेक गुण की अधिकता है, लेकिन अवसर न मिलने की वजह से वो विवेक गुण मारा जा रहा है। इसलिए उस विवेक गुण का प्रयोग राजकीय कार्यों में करने के लिए, शासन कार्यों में करने के लिए प्लेटो ने योजना सुझाई कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शासन कार्य में लाया जाए, और स्त्रियां अगर शासक बनेंगी तो उनके लिए स्थायी वैवाहिक संबंधों की स्थापना पर रोक लगाई जाए, वैसे ही जैसे पुरुष शासकों के ऊपर लगाई जाए। तो जब उनका निजी परिवार नहीं होगा तो पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होगी स्त्रियों की, लिहाजा पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त रहते हुए वो अपनी सारी प्रतिभा, सारे गुणों, सारे समय का प्रयोग किसके पक्ष में कर पाएंगी? शासन कार्य में कर पाएंगी। तो इससे सदियों से जो स्त्रियों का दमन चला आ रहा है, उनको समान अधिकार नहीं मिले हैं, वो समान अधिकार उनको मिल जाएंगे। ऐसी स्त्रियां मुक्त हो जाएंगी, उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी जो अब तक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रही थी। मौसी देख रही हो इन्हें? दिख रहे क्यों देखा था हमको? आपको पढ़ना कैसे? अपने आप को म्यूट कर लें। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है अननेसेसरी। तो स्त्रियों की मुक्ति और समान अधिकार दिलाने के लिए प्लेटो ने इस योजना को प्रस्तुत किया। उसका एक तर्क ये भी है। तीसरे वो तर्क देता है कि सुप्रजनन शास्त्र की दृष्टि से, श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति की दृष्टि से भी ये योजना उपयोगी है। कैसे? वो कहता है कि जो अस्थायी वैवाहिक संबंध होंगे वो किसके किसके बीच होंगे? शासक स्त्रियों और शासक पुरुषों के बीच। इन अस्थायी वैवाहिक संबंधों से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो संतानें उत्कृष्ट प्रकृति की होंगी। क्यों? क्योंकि विवेकी पुरुषों और विवेकी स्त्रियों के समागम से जो संतान होगी बहुत स्वाभाविक है कि वो उत्तम संतान होगी, यानी विवेक गुण से संपन्न संतान होगी। और ऐसी संतानें भविष्य में राज्य के लिए उपयोगी साबित होंगी, यानी जो नागरिक बनेंगे, आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे, तो वो नागरिक विवेक गुण से संपन्न होंगे। लिहाजा जो राज्य का स्वरूप होगा, राज्य के नागरिकों का जो रूप उभर कर सामने आएगा वो विवेकी नागरिकों का होगा, और ऐसे विवेकी नागरिक आदर्श राज्य के निर्माण में, उसको चलाने में, उसको बनाए रखने में उपयोगी साबित होंगे। ऐसी प्लेटो की मान्यता है। तो इस तरह साम्यवाद की योजना के पीछे उसका पर्पस बहुत व्यापक है, आदर्श राज्य की स्थापना, और हर योजना के साथ वो जो तर्क देता है वो तर्क भी बहुत हद तक अकाट्य है। हालांकि आलोचकों की नजर जाती है उसकी योजना पर। शिक्षा योजना और न्याय की योजना के समान ही उसकी साम्यवाद की योजना की भी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। किसके द्वारा? आलोचकों के द्वारा। आरएचएस क्रॉसमैन और कार्ल पॉपर जैसे विचारक उसके बहुत बड़े आलोचक हैं, और कुछ हद तक स्वयं उसका शिष्य अरस्तु भी प्लेटो की इस योजना का आलोचक है। उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। आलोचना किन आधारों पर की जाती है?
ये हमें देखना है। सबसे पहले तो आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो की ये जो संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की योजना है, ये मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति के विपरीत है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है कि वो अपनी कुछ निजी संपत्ति अर्जित करना चाहता है, वो अपना निजी परिवार बनाना चाहता है। ये बहुत स्वाभाविक है हर व्यक्ति के लिए। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को अपना कहने में उसे बड़ा संतोष का अनुभव होता है। अपनों से अपना दुख दर्द बांटने में उसे संतोष का अनुभव होता है। प्लेटो की योजना के अंतर्गत इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को नजरअंदाज किया गया है और कृत्रिम रूप से समाज की रचना का प्रयास किया गया है, जो उचित नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति में बुराइयों को देखा है। संपत्ति को बुराई माना, तभी शासक वर्ग के लिए उसका निषेध किया। अरस्तु क्या कहता है कि संपत्ति बुराई नहीं है, संपत्ति में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। सबसे पहले तो वो हमारी जीविका अर्जन का साधन है। अगर हमारे पास संपत्ति ना हो तो हम अपनी जो तन की जरूरतें हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि संपत्ति हमारे अंदर अन्य नाना गुणों को भी प्रोत्साहित करती है। कौन से गुण? दया का गुण, दान का गुण, उदारता का गुण, परोपकार का गुण। हमारे पास संपत्ति होगी तभी हम किसी को दीन अवस्था में देखकर उसकी सहायता करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। सभी स्टूडेंट्स म्यूट कर ले, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो भाई। अंजलि सैनी, अपने आप को म्यूट करो। तो संपत्ति के सद्गुणों की उपेक्षा की गई है प्लेटो के चिंतन में, शासक वर्ग के लिए उसे एक बुराई या मार्ग की बाधा के रूप में पेश करके, जिससे आलोचक सहमत नहीं। आलोचकों का और क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि जिस राजनीतिक एकता की प्राप्ति के लिए, जिस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, जिस दार्शनिक शासकों की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की योजना सुझाई है, उसकी प्राप्ति के लिए साम्यवाद की योजना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी प्राप्ति तो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। क्योंकि शिक्षा हमारे अंदर, शासकों के अंदर, संरक्षक वर्ग के अंदर ऐसे गुण अपने आप उत्पन्न करती है जिन गुणों का प्रयोग करके वो आदर्श राज्य की स्थापना में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए अननेसेसरी साम्यवाद की योजना को थोपने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा आलोचक मानते हैं। तीसरे उनका कहना है कि प्लेटो की जो साम्यवाद की योजना है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। तीन वर्गों की कल्पना की ना उसने, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो साम्यवाद की योजना केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। आलोचक कहते हैं कि इससे तो समाज दो वर्गों में बंट जाएगा, एक संरक्षक और दूसरा उत्पादक। एक संरक्षक वर्ग जिसके लिए अलग व्यवस्था है और उत्पादक वर्ग जिसके लिए अलग व्यवस्था है। और ऐसे विभाजन से राज्य की एकता सुरक्षित
नहीं रह सकती, जिस एकता की प्राप्ति के लिए वो साम्यवाद की योजना सुझाता है, जिस एकता की प्राप्ति के लिए वो शिक्षा की योजना सुझाता है, जिस एकता की प्राप्ति के लिए वो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो जब साम्यवाद की योजना से राज्य की एकता सुरक्षित ही नहीं रहेगी, समाज दो वर्गों में बंट जाएगा, तो फिर ऐसी योजना का क्या महत्व है? आलोचक इस पर उंगली उठाते हैं। आगे आलोचक कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान प्रस्तुत किया गया है। अरस्तु खास तौर से ये कहता है, आध्यात्मिक बुराई क्या, कि उसने देखा था कि राजनीतिक व्यवस्था में कैसे शासक उसके समय में धन के आकर्षण में फंस रहे थे, पद के आकर्षण में फंस रहे थे, और इसलिए सुव्यवस्था नहीं थी, शांति नहीं थी, अराजकता व्याप्त थी। ये बुराइयां थी, और ये कैसी बुराइयां थी? एक तरीके से आध्यात्मिक बुराइयां थी, लोभ मोह के कारण उत्पन्न बुराइयां थी, जो लोभ और मोह शासक वर्ग में व्याप्त दिखाई देता था प्लेटो के समय में। तो उन आध्यात्मिक बुराइयों का निदान आध्यात्मिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन अरस्तु कहता है कि परिवार और संपत्ति जैसी भौतिक चीजों की मनाही करके प्लेटो ने उसका भौतिक निदान प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो व्यावहारिक नहीं है, उचित नहीं। इसके अलावा आलोचक ये भी कहते हैं कि प्लेटो की जो साम्यवाद की योजना है, खासतौर से जो परिवार का साम्यवाद है, उस साम्यवाद के अंतर्गत जो अस्थायी वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था की गई है, उसमें पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता से इनकार किया गया है। उसकी जो योजना है कि साल भर में एक बार शासक वर्ग के स्त्री और पुरुष इनका समागम होगा और इनसे संतानें उत्पन्न होंगी, यानी कुछ समय तक मिलने के बाद वो अस्थायी विवाह से जनित पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, या एक वर्ष में एक स्त्री एक शासक पुरुष की पत्नी बनेगी तो अगले वर्ष में किसी दूसरे शासक वर्ग की पत्नी बन जाएगी। अस्थायी वैवाहिक संबंधों के कारण पति पत्नी के संबंधों की जो पवित्रता होती है, जो लंबे समय तक चलती है, भारतीय समाज में आजीवन चलती है, 7 जन्मों तक उसकी बात कही जाती है, उसकी पवित्रता की बात कही जाती है, ऐसी पवित्रता से प्लेटो ने इनकार किया है। या प्लेटो की योजना के तहत पति पत्नी के बीच ये जो पवित्र संबंध होते हैं, इन संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया गया। साथ ही संरक्षक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित करना भी स्वाभाविक नहीं। आलोचक ये मानते हैं कि ऐसी योजना से स्त्रियों को लेकर समाज में झगड़े बढ़ेंगे, यानी एक पुरुष कभी एक स्त्री पर दावा करेगा तो दूसरा पुरुष, उसकी भी निगाह उस स्त्री पर लगेगी। इस तरीके से लेकर स्त्रियों को लेकर समाज में झगड़े बढ़ते जाएंगे, जो सामाजिक शांति, सुव्यवस्था और नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि परिवार के गुणों को भी नजरअंदाज किया है प्लेटो ने, शासक वर्ग को उससे वंचित करके, संरक्षक वर्ग को उससे वंचित करके। कैसे? आज हम ये मानते हैं कि परिवार हमारे नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यानी एक नागरिक के रूप में हम जो कुछ सीखते हैं, जिन गुणों का अर्जन करते हैं, प्रेम, सहयोग, त्याग, दया, सहिष्णुता, ये सारे गुण सबसे पहले हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? परिवार के अंदर प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना, माता सबसे पहली शिक्षिका होती है बच्चे की,
तो परिवार के इस महत्व को मानने से इनकार करता है प्लेटो। वो सिर्फ उसके दुर्गुणों को देखता है कि परिवार मोह और माया की जड़ है। इस मोह माया से शासक को दूर करना है तो उसे परिवार से दूर रखना ये उचित नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि जिस शासक को पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं होगा वो सामाजिक समस्याओं का निदान करने में कैसे सक्षम होगा, क्योंकि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार को समझे बिना, परिवार का अनुभव लिए बिना सामाजिक समस्याओं को व्यापक रूप में नहीं समझा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे में उस आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो पाएगी जिसका सर्वोच्च सद्गुण न्याय की स्थापना है। तो इस लिहाज से भी उसकी साम्यवादी योजना स्वीकार्य नहीं है आलोचकों। इसके साथ साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति का जो तर्क है वो भी बहुत उचित नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि विवेकी माता पिता की संतानें भी विवेकी ही। जेनेटिक कारणों से, वंशानुगत कारणों से अंतर आ जाता है और हम आम जनजीवन में भी देखते हैं कि बहुत बुद्धि संपन्न माता पिता की संतानें कई बार बहुत खराब निकलती हैं, विवेकहीन निकलती हैं। साथ ही बच्चों का विकास केवल उनके जन्म पर निर्भर नहीं करता कि अच्छे जीन्स हैं, विवेकी माता पिता का जीन्स है तो वो विवेकी बनेंगे। बहुत कुछ निर्भर करता है उनके पालन पोषण पर कि उनका पालन पोषण किस तरीके से, किन परिस्थितियों में हुआ है। प्लेटो क्या करता है कि इन बच्चों का पालन पोषण जो अस्थायी वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न हुए हैं उनका पालन पोषण राजकीय धाय गृहों में करवाना चाहता है या उसकी योजना है। राजकीय धाय गृहों में बहुत सारे बच्चे होंगे और हर बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकेगा जितना एक परिवार के अंदर एक माता पिता, परिवार के सदस्य अपने बच्चों पर देते हैं। तो बच्चों को भी उनके स्वाभाविक पालन पोषण से वंचित करना चाहता है प्लेटो और तर्क ये देता है कि इससे श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति होगी, विवेकी संतानों की प्राप्ति। और अल्टीमेटली अंतिम रूप में आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहार में ये संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए अपने परिवार का त्याग करना, संपत्ति का त्याग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए परिवार और संपत्ति दोनों ही स्वाभाविक। मैकेलविन जैसे विचारक कहते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद की योजना देकर पशु जगत के उदाहरण को मानव समाज पर लागू करने की कोशिश की है, जो उचित नहीं। पशु जगत में क्या होता है, जैसे पशुओं के अंदर संबंध निर्धारित करते समय वो संबंध को नहीं पहचानते, उसकी चिंता नहीं करते, किसी से भी कभी भी संबंध स्थापित कर लेते हैं। भूख लगने पर कई बार आपने देखा है, सुना है कि एक पशु की जो माता है वो अपने बच्चे को ही खाने पर आमादा हो जाती है। यानी संबंधों की कोई परिभाषा पशु जगत में नहीं होती। उसी उदाहरण को प्लेटो ने मानव समाज पर लागू करने की कोशिश की है, संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके। जब वो कहता है कि अस्थायी वैवाहिक संबंध होंगे और संबंधों के बाद पति पत्नी अलग हो जाएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे ना तो अपने माँ बाप को पहचान सकेंगे और ना माँ बाप अपने बच्चों को
पहचान सकेंगे, क्योंकि अगर वो पहचान लेंगे तो उनके अंदर परिवार का मोह पैदा हो जाए। तो अपवित्र संबंधों का सृजन हो सकता है प्लेटो की पत्नियों की साम्यवाद की योजना के अंतर्गत, जो सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। इसलिए सिरे से खारिज कर देते हैं आलोचक प्लेटो की साम्यवाद की योजना। और शायद अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, प्लेटो ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी आदर्श राज्य की जो योजना है, साम्यवाद की योजना, वो संभव नहीं है। और इसीलिए दार्शनिक शासकों का विचार उसके द्वारा छोड़ दिया गया। अपनी वृद्धावस्था में जब उसने द लॉज जैसे ग्रंथ की रचना, तो ये था प्लेटो का साम्यवाद, जो उसके आदर्श राज्य की प्राप्ति के एक नकारात्मक साधन के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब एक अंतिम विश्लेषणात्मक प्रश्न जो प्लेटो के विषय में अक्सर उठाया जाता है, चर्चा का विषय है, वो ये है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है? कुछ विचारक कहते हैं, जिनमें कार्ल पॉपर, RHS क्रॉसमैन, ब्रोवेरा, फिड्स, इन विचारकों ने प्लेटो को फांसीवादी विचारक माना है। तो दूसरी तरफ कुछ विचारक ऐसे हैं जो प्लेटो को फांसीवादी मानने से इनकार करते हैं। इनमें बार्कर, नेटलशिप, लेविंसन, टेलर और जॉन वाइल्ड प्रमुख हैं। इससे पहले कि आप ये जानें कि इन विद्वानों ने अपने अपने कथन के समर्थन में क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं, आपको ये जान लेना होगा कि फांसीवाद क्या है। फांसीवाद का नाम सुना है? क्या है? मैम सुना है, पर मैम इसका मीनिंग नहीं पता। मैम हम आपसे यही पूछने वाले थे अभी। ठीक। फांसीवाद एक तानाशाही विचारधारा का नाम है, निरंकुश तंत्रीय विचारधारा का नाम है। शासन के बहुत सारे रूप होते हैं, ये तो मालूम है आपको। राजतंत्र सबसे पुरानी शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र, ये भी एक शासन व्यवस्था है। और जो आधुनिक शासन व्यवस्था है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लोकतंत्र के नाम से जानते। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय तंत्र है। यूरोप में जब ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, वहां के सिविल वॉर के बाद 17वीं शताब्दी में, तब से लेकर आज तक लोकतंत्र का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। दुनिया के तमाम देशों ने अपने आप को लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करना शुरू किया। लेकिन इस आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो विश्वव्यापी है, उसका भी एक कटु सच ये है कि अगर आप दुनिया के डेमोक्रेसी इंडेक्स को उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे कि बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली गई है, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय है, उसमें इतने ज्यादा गुण हैं। इसकी वजह से विभिन्न राष्ट्रों ने उसे अपने देश में अपनाया।
लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में भी दुनिया के बहुत से राष्ट्रों में तानाशाही शासन व्यवस्था चल रही है। वो तानाशाही किसी भी रूप में हो सकती है, सैनिक तानाशाही हो सकती है, एक दल की तानाशाही हो सकती है, एक व्यक्ति की तानाशाही हो सकती है। उत्तर कोरिया, किम जोंग तानाशाही शासक हैं। ऐसे ही अल्जीरिया, आपका जो चीन कम्युनिस्ट चाइना है, उसकी व्यवस्था भी अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। वहां एक दल की तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। तो ये जो तानाशाही व्यवस्था है, अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था है, ये दुनिया में सबसे मुखर रूप में सामने आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली जैसे देशों में खास तौर से नाजीवाद और फासीवाद का उद्भव। ये फासीवाद शब्द वास्तव में इटली का जो फांसी दल था उसके नाम पर पड़ा है। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फांसी दल का गठन किया गया और इस फांसी दल ने इलेक्शन लड़ने के बाद इटली की शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया उसके बाद मुसोलिनी ने मनमाने तरीके से शासन कार्य का संचालन शुरू किया। तभी से इस व्यवस्था को फांसीवादी व्यवस्था कहते हैं। अब इस फांसीवादी व्यवस्था का या अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था का या निरंकुश तंत्रीय व्यवस्था का क्या मुख्य लक्षण होता है? किसको हम कहते हैं फांसीवाद या अधिनायक तंत्र? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे तंत्र में, ऐसी शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति, वो नेता के रूप में हो सकता है, एक दल हो सकता है, उसका वर्चस्व होता है, शासन सत्ता पर उसका कब्जा होता है और वो जनता के लिए एक कार्यक्रम तय करता है, जनता को उसी कार्यक्रम पर चलना होता है। जनता को सिर्फ और सिर्फ अपने नेता के, अपने शासक के आदेशों का पालन करना होता है। जनता कोई क्वेश्चन उससे नहीं कर सकती। यानी अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। किसका महत्व होता है? शासक के आदेश का महत्व होता है। सारे अधिकार शासक में निहित होते हैं। शासक जैसा आदेश देगा उसका पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। कोई उसको मना नहीं कर सकता। जो मना करेगा, जो शासक का विरोध करेगा, शासक उसे कठोर से कठोर दंड देगा। आपने नाम सुना होगा कि कैसे जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में यातना शिविरों की स्थापना की गई थी, जिसमें उसके राजनीतिक विरोधियों को यातनाएं दी जाती थी, प्रताड़नाएं दी जाती थी, ताकि वो उसका विरोध ना करें और एक्सट्रीम रूप में जाकर उनका वध तक कर दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो फांसीवाद या अधिनायक तंत्र का मूल तत्व क्या है? सारे अधिकार शासक में है, जनता का कोई अधिकार नहीं। जनता की स्वतंत्रता को, उसके अधिकारों को कुचल कर रख दिया जाता है फांसीवादी व्यवस्था में या अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था। अधिनायक तंत्र के जस्ट अपोजिट लोकतंत्र है, जिसमें शासन जनता का ही माना जाता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है और जो शासक होता है जनप्रतिनिधि के रूप में, वो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। ऐसा शासक स्वीकार्य नहीं होता जनतंत्र में जो जनता के अधिकारों को मान्यता न दे, जो जनता की स्वतंत्रताओं को मान्यता न दे। तो ये दोनों व्यवस्थाएं परस्पर
विपरीत है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि फासीवादी विचारधारा को सर्वाधिकारवादी विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत सारे अधिकार किसमें होते हैं? शासक में होते हैं, जनता के कोई अधिकार नहीं। तो ये था फासीवाद या अधिनायक तंत्र का परिचय। अब इस संदर्भ में हमें ये देखना है कि क्या प्लेटो के चिंतन में फासीवाद के तत्व दिखाई देते हैं, जैसा कि कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, ब्रोवेरा, फिट्ज जैसे विद्वान मानते हैं। इन विद्वानों ने क्या तर्क दिया है कि फासीवाद के समान ही प्लेटो के चिंतन में भी एक व्यक्ति को, शासक को ज्यादा महत्व दिया गया है। कैसे? कि एक तो समाज में जो श्रम विभाजन किया गया है उसमें शासक वर्ग को उच्च माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, सद्गुण संपन्न माना गया है। उसकी तुलना में सैनिक वर्ग को उससे कमतर माना गया और उत्पादक वर्ग को भी उससे कमतर माना गया। प्लेटो ने सादृश्य मूलक पद्धति का प्रयोग करते हुए शासक की तुलना किससे की है? स्वर्ण से की है, सोने से की है, कि शासक कैसा है? स्वर्ण समान है। सैनिक वर्ग कैसा है? चांदी समान है, रजत के समान है। और उत्पादक वर्ग कैसा है? तांबे के समान है। तो इन तीन धातुओं में जो हम उत्कृष्टता और निम्नता का संबंध देखते हैं, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्वर्ण समान माने जाने वाले दार्शनिक शासक को प्लेटो के चिंतन में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, और इन अधिकारों के साथ वो निरंकुश बन सकता है, सारे अधिकार अपने नियंत्रण में ले सकता है, जनता के अधिकारों को कुचल सकता है। इसलिए बौद्धिक निरंकुशता का नाम दिया गया प्लेटो के चिंतन में। कार्ल पॉपर ने क्या कहा कि प्रबुद्ध निरंकुशता दिखाई देती है, किसकी? दार्शनिक शासकों की, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। दूसरे आलोचक ये कहते हैं, जो विद्वान ये मानते हैं कि प्लेटो के चिंतन में फासीवाद के तत्व हैं, वो ये भी मानते हैं कि उसकी उच्च शिक्षा की जो योजना है, साम्यवाद की जो योजना है, ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। ये समानता के प्रजातांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। ये इस बात को इंगित करता है कि उसके चिंतन में उत्पादक वर्ग के लिए उतना महत्व नहीं है, उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो संरक्षक वर्ग को प्राप्त है। अगर अधिकार समाज में दिए जाएं तो वो सभी वर्गों को समान रूप से मिलने चाहिए, ऐसा लोकतंत्र में माना जाता है। लेकिन प्लेटो के चिंतन में ये समानता नहीं दिखाई देती है। अधिकार तो हैं, लेकिन किसके अधिकार हैं? संरक्षक वर्ग के अधिकार हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने। जो विचारक प्लेटो के चिंतन में फासीवादी तत्व ढूंढते हैं, उनका यह भी कहना है कि प्लेटो के चिंतन में कार्य विशेषीकरण के नाम पर बंद समाज की स्थापना की गई है। प्लेटो को कार्ल पॉपर जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि प्लेटो खुले समाज का शत्रु है। कैसे? उसने कहा ना कि समाज में जो तीन वर्ग होंगे, तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को करेंगे और कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शासक वर्ग शासन का कार्य करेगा पूरी निष्ठा के साथ, सैनिक वर्ग रक्षा का कार्य करेगा, और उत्पादक वर्ग समाज के अन्य वर्गों के लिए सेवा प्रदान करने का, वस्तुएं प्रदान करने का कार्य
करेगा, यानी हर वर्ग सिर्फ अपना ही काम करेगा। अगर कोई चाहे कि अपना वर्ग बदलकर दूसरे वर्ग के कार्य को अपना ले, तो ऐसा कोई ऑप्शन प्लेटो के चिंतन में नहीं है। इसीलिए पॉपर कहते हैं कि प्लेटो एक बंद समाज की स्थापना करता है, जिसमें व्यक्ति को कार्य की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जबकि आज के लोकतांत्रिक समाज में, राज्य में क्या माना जाता है कि हर व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर वो कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक। लेकिन प्लेटो के दर्शन में ये ऑप्शन नहीं है, ये स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी गई है एक तरीके से। इसीलिए प्लेटो एक फांसीवादी विचारक प्रतीत होता है, क्योंकि फांसीवाद सबसे ज्यादा कुठाराघात किस पर करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। इसके आगे आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, उनके निर्धारण का अंतिम अधिकार किसको है? शासक को है। वो मानता है ना कि हर व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। लेकिन समस्या ये उदित होती है कि अगर व्यक्ति अपने अंदर गुणों की प्रधानता का निश्चय न कर सके, हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जान सके कि उसके अंदर कौन से गुण का प्राधान्य है, कौन सा गुण प्रबल रूप में है, विवेक है, उत्साह है या तृष्णा है। ऐसे में प्लेटो शासक को ये अधिकार देता है कि वो ये तय करेगा, वो ये बताएगा, वो ये निर्णय करेगा कि किसी व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता है। और ऐसा निर्णय करने में आलोचक ये कहते हैं कि शासक निरंकुश बन सकता है, भटक सकता है, मनमाना रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि अंतिम निर्णय का अधिकार उसे ही दे दिया गया। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में हमें एक तरह का परिवर्तन विरोध देखने को मिलता है। यानी एक बार जैसा सिस्टम बना दिया गया, आदर्श राज्य की स्थापना कर दी गई, तो उस ढांचे में ही व्यक्ति को रहना है, समाज को रहना है, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो आलोचक ये कहते हैं कि जैसे कबीलों का समाज होता है कि उसमें एक नेता के निर्देश पर, एक योद्धा के निर्देश पर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के निर्देश पर सभी अन्य सदस्यगण आचरण करते हैं, कोई इफ बट नहीं करते, उसके आदेशों को मानते चले जाते हैं। तो वैसा ही समाज प्लेटो स्थापित करना चाहता है, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान समाज एक खुला समाज है, तर्कपूर्ण समाज है, विवेकपूर्ण समाज है। मनुष्य के विवेक को महत्व दिया जाता है और विवेक का प्रयोग करते हुए वो अपने जीवन के संबंध में खुद निर्णय लेता है, कब उसे क्या करना है, इस बात का निर्णय व्यक्ति के द्वारा खुद लिया जाता है। तो अब पीछे लौटना संभव नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन प्लेटो का चिंतन आलोचकों की दृष्टि में दुर्भाग्यवश उसी कबीलाई समाज की ओर ले जाता है, जिस कबीलाई समाज को छोड़कर मनुष्य ने मैं भेज रही हूँ उसे लिख, वो मेरी ऑन हो गई है, रूप में सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। तो ये विचारक इस तरीके से प्लेटो के चिंतन में फांसीवाद के तत्व को, नाना तत्वों को ढूंढते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विचारक ऐसे हैं, जैसे प्रोफेसर बार्कर, प्रोफेसर नेटलशिप, लेविंसन, टेलर और जॉन वाइल्ड, जो ये मानते हैं कि प्लेटो के ऊपर जो फांसीवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। प्लेटो किसी भी दृष्टि में, किसी भी अर्थ में फांसीवादी नहीं है।
अधिनायकवादी नहीं है, वो निरंकुश तंत्र का समर्थक नहीं है। ये विद्वान अपनी बात के समर्थन में तर्क देते हैं कि कैसे प्लेटो फांसीवादी नहीं है, कैसे वो अधिनायकवादी शासन का समर्थक नहीं है। उसके लिए वो पहला तर्क देते हैं कि उसके आदर्श राज्य में दार्शनिक शासकों की जो धारणा है, वो दार्शनिक शासक इसलिए निरंकुश नहीं बन सकते क्योंकि उन दार्शनिक शासकों का जो जीवन है वो त्याग का जीवन है, कर्तव्य परायणता का जीवन है। कैसा त्याग? उन्हें परिवार का त्याग करना है, उन्हें संपत्ति का त्याग करना है और साथ ही 50 वर्षों तक सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करनी है। तो एक प्रकार के कठोर तप में तप कर दार्शनिक शासकों का निर्माण होता है। ऐसी कठोर तपस्या के बाद बनने वाले शासक क्या निरंकुश हो सकते हैं? ये पूछते हैं विद्वान प्लेटो के आलोचकों से। दूसरे, इन विद्वानों का ये भी कहना है कि प्लेटो के चिंतन में शिक्षा की जो योजना प्रस्तावित की गई है, उस योजना का उद्देश्य चरित्रवान और निष्ठावान नागरिकों का निर्माण करना है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में कर्तव्य पालन की भावना जागृत होती है, वो चरित्रवान बनते हैं, सांसारिक बुराइयों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ये शिक्षा शासक वर्ग के लिए भी है और शासक वर्ग की शिक्षा तो 50 वर्ष की उम्र तक चलती है। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए प्लेटो अधिनायकवादी विचारक या अधिनायक तंत्र का समर्थक नहीं माना जा सकता। तीसरे ये विचारक कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में जो 3 वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग, उनकी सदस्यता जन्मजात नहीं है। यानी उत्पादक वर्ग का सदस्य कोई व्यक्ति अगर है तो ये जरूरी नहीं कि उसकी संतान भी उत्पादक वर्ग में ही शामिल हो। अगर उसमें विवेक गुण की प्रधानता है तो वो शासक वर्ग का चयन करेगी। अगर उसमें उत्साह तत्व की प्रधानता है तो वो सैनिक वर्ग का चयन करेगी। तो ये कहना कि प्लेटो के चिंतन में वर्गों को स्वतंत्रता नहीं है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने की, ये बात उचित प्रतीत नहीं होती। आपने देखा कि कैसे सादृश्य मूलक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्लेटो ने तीनों वर्गों के लिए स्वर्ण, रजत और तांबे शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी शासक वर्ग को वो स्वर्ण कहता है, सैनिक वर्ग को रजत कहता है और उत्पादक वर्ग को तांबा कहता है। और ये कहता है कि स्वर्ण को रजत में, रजत को तांबे में परिवर्तित होने का अधिकार होगा। यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण की इजाजत भी प्लेटो के चिंतन में दी गई है। इसलिए ये कहना कि प्लेटो बंद समाज का समर्थक है उचित नहीं है। आगे ये विचारक कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में एक बड़ा प्रगतिशील विचार देखने को मिलता है, लोकतांत्रिक विचार देखने को मिलता है, और वो है स्त्रियों की मुक्ति का विचार। ये विचार इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि उसके समय में यूनान में स्त्रियों की दशा दोयम दर्जे के नागरिक की ही थी। उनको नागरिकता का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। ऐसे में प्लेटो ने जब ये कहा कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी शासक बन सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। यानी प्लेटो
महिलाओं के अधिकार का समर्थन करता है, उनके साथ न्याय का समर्थन करता है, उनको पुरुषों के बराबर बनाना चाहता है, लैंगिक समानता का समर्थन करता है। और लैंगिक समानता एक लोकतांत्रिक विचार है जो स्त्रियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखती है। तो स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करने वाला विचारक अधिनायकवादी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और लास्टली ये विचारक कहते हैं कि अगर प्लेटो निरंकुशता का समर्थक होता, वो निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता, तो उसके लिए वो पुलिस राज्य की स्थापना करता। पुलिस राज्य यानी जो पुलिस के समान कार्य करता है, शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपराधियों को नियंत्रित करता है, उन्हें दंडित करता है। प्लेटो के समर्थक ये कहते हैं कि अगर प्लेटो को ऐसा राज्य स्थापित करना होता तो वो सीधे सीधे तौर पर घोषित करता कि सारी सत्ता दार्शनिक राजाओं के हाथ में होगी और उसका विरोध करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। जो विरोध करेंगे उन्हें यातना शिविरों के माध्यम से दंडित किया जाएगा। आपने सुना होगा कि नाजी जर्मनी में कैसे जो यातना शिविर बनाए गए थे। नाजी जर्मनी एक अधिनायकवादी राज्य था। हिटलर के नेतृत्व में कैसे यातना शिविरों में हिटलर के विरोधियों को दंडित किया जाता था। तो उसके समर्थक क्या कहते हैं कि अगर प्लेटो को ऐसा करना होता, निरंकुश शासन की स्थापना करनी होती, तो वो यातना शिविरों की स्थापना करता, पुलिस राज्य की स्थापना करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका राज्य तो कैसा राज्य है? एक कल्याणकारी राज्य है, एक नैतिक राज्य है। लोगों का नैतिक उत्थान करना, चारित्रिक उत्थान करना राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य है और न्याय उसका सर्वोच्च सद्गुण है। तो प्लेटो के चिंतन में ये जो सारे तत्व देखने को मिलते हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि प्लेटो फांसीवादी विचारक नहीं है। और अगर उसने दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया, प्रोत्साहित किया, आदर्श राज्य की कल्पना की, तो ऐसा परिस्थितियों की आवश्यकता से प्रेरित होकर उसने किया। वो एक आदर्शवादी विचारक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदर्शवादी सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करते हैं, उनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता। वास्तविकता ये है कि वर्तमान की समस्याओं का निदान करने के लिए ही वो आदर्श को ढूंढते हैं कि राज्य कैसा हो, कैसा होना चाहिए, इस पर उनका ध्यान ज्यादा होता है। और एक आदर्शवादी विचारक के रूप में प्लेटो ने भी इसी बात पर ध्यान दिया और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श राज्य का, दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया।